एमसीक्यू ये कि टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्यू है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, उनमें डिस्टेंस डी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट पी मिड वे बिटवीन देम। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएं एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन देम ना। तो ये आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी। तो दो चीजें बतानी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो दो जो चार्जेस हैं वो बोल रहा है कि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। तो यूं समझ लें कि एक चार्ज अगर सिमिलर है, एक को प्लस क्यू समझ लेते हैं और दूसरा चार्ज है उसको भी प्लस क्यू समझ लेते हैं। और हमें पता है कि इन दोनों चार्जेस के सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस आर है। वो भी पूछ रहा है टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी मैंने रख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीस टू एट मिडवे, यानी इनके सेंटर में वैल्यू बतानी है इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जरा इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा और इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो भी d/2 होगा। मिडवे का मतलब ये होता है दोनों तरफ d/2 होगा। अब इसकी वजह से इस चार्ज को मैं 1 बोल देता हूँ, ये चार्ज 2 है, तो चार्ज 1 की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला के क्यू। यहाँ पर पोटेंशियल के फार्मूले में चार्ज की मैग्नीट्यूड कंसिडर होती है, प्लस हो तो प्लस लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है, लेकिन माइनस हो तो उसको लाजमी लिखना होता है। इंटू d/2 हो गया, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ से जिस पॉइंट पे v कैलकुलेट करना है वहां से डिस्टेंस d/2 है। इसको ऊपर ले जाएं तो 2k q/d हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक चार्ज का पोटेंशियल आ गया ना। अब जरा नोट करें दूसरे चार्ज का भी तो बिल्कुल सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों चार्ज एक जैसे हैं, तो उसका भी 2k q/d होगा। अब बच्चों इसमें दो डिफरेंट सवाल हैं। एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं उस पॉइंट पे, तो आप लोगों को पता है कि इसका पोटेंशियल 20 पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। पोटेंशियल है स्केलर, लेकिन बताया था पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम नेट पोटेंशियल बताएं, जिसने पूछा हुआ ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर नेट पोटेंशियल बताना ही होगा। तो नेट पोटेंशियल बताने के लिए हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल बताने के लिए अगर दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना था 2k q/d प्लस हो जाएगा 2k q/d हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ रहा है, डी एलसीएम आ जाएगा, दो दफा ऐड करेंगे तो 4k q/d हो जाएगा। 4k q/d की इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझ आ गया कि एक नेट पोटेंशियल तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इन दोनों, ये जो पॉइंट है ना आपका, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बताएं। नेट पोटेंशियल के बाद इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो मस्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। तो नेट पोटेंशियल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल बताने के लिए आप लोगों ने सम ही लगाना होता है दरमियान में। हाँ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता है, ये चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेट पोटेंशियल खुद ही वहां पर क्या हो जाता है, मतलब वो जीरो हो जाता है ना आप लोगों का। लेकिन आप लोगों ने हमेशा यहाँ पर प्लस ही लगाना है नेट पोटेंशियल के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका अपना पोटेंशियल खुद ही यहाँ से नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने दरमियान में से फार्मूले का माइनस लगाना है। यूँ समझ लें कि ये वाला माइनस, ये वाला प्लस भी फार्मूले का है और ये वाला प्लस भी फार्मूले का प्लस है, आपको आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2k q/d माइनस 2k q/d। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर दो सिमिलर चार्जेस के मिड पे पूछे तो वो इस केस में अगर सेपरेशन d हो तो 4k q/d होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ में पूछ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में जीरो के इक्वल होगा। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि आप ये चीज याद रखें, कभी आप लोगों ने पढ़ा है, कल कल फार्मूला हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, E = माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो अब यूं समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब कहां पर उसने जीरो होना है कहां पर जीरो नहीं होना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जरूर लिंक है, क्योंकि ई का डेल्टा वी के साथ रिलेशन है ना। तो जहां पर देखे ना, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में मिड पॉइंट पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ई जीरो होता है ना, प्रूव किया था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें इस पे। दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में ई जीरो है। ई जीरो का मतलब ये होगा कि डेल्टा वी भी आपका जीरो होगा। ई को जीरो पुट करो यहाँ पर तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा ना। ये इस बात को अंडरस्टैंड करने की एक अदर अप्रोच है। तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जब कभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात
आए तो ये चीज माइंड में रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस उस जगह जीरो होगा जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। देखिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं तो ये मैं समझ आ गया कि इफ आपके पास किसी जगह पर v कांस्टेंट हो, ये वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, अगर किसी जगह पर v कांस्टेंट हो तो डेल्टा v जीरो होगा, और डेल्टा v जीरो होने से अगर अभी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो माइनस डेल्टा v ओवर डेल्टा r, तो e भी जीरो होगा, तो v कांस्टेंट तो e जीरो होगा, और डेल्टा v भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर यहाँ पर सपोज करें कोई चार्ज पड़ा हुआ है और ये उस चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये उस चार्ज की कौन सी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो याद रखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी आपको पता है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक बात याद रखनी है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर सपोज करें कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर दो पॉइंट मैंने समझाने के लिए लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां पर v कांस्टेंट होता है, v कांस्टेंट होगा तो डेल्टा v जीरो होगा। अब अगर हम फार्मूला से कैलकुलेट करें तो डेल्टा v जीरो होने से e जीरो होगा, लेकिन ये इसकी एक्सेप्शन है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वहां पर डेल्टा v तो जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो सिर्फ एक ही इसकी एक्सेप्शन बनती है कि जहां पर डेल्टा v जीरो है और e जीरो नहीं है, वो सिर्फ कौन सी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके अलावा जितनी भी जगह होंगी जहां पर आपसे बोलेगा ना वो डेल्टा वी जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो भी बच्चों जीरो आएगी। एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, आप लोगों ने इसको खुद अटेम्प्ट करना है। सपोज कर लें एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज जो है वो माइनस थ्री क्यू चार्ज है। दो अपोजिट चार्जेस होगा, आपको याद होगा एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का क्वेश्चन पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाले पहले मैं करवा चुका हूँ, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं करवा रहा। इन दोनों अब मैंने दोनों डिफरेंट कर दिए ना, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस ए है और क्वेश्चन उसका ये है कि वेयर v इज जीरो, वेयर v यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वेयर v यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन द लाइन joining two charges। ये जनाब उसका क्वेश्चन है। उसने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा, उसने v पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक आपको समझ आ गया, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का मसला भी होता है, तो उसने v पूछा हुआ है कि इस पॉइंट पे जीरो होगा। देखिए मैं समझ आ गया कि दो अपोजिट चार्जेस अगर हों, दो अपोजिट चार्जेस हों तो उनकी जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस होगी ना, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। दोबारा सुन लें, अगर टू अपोजिट चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा, जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस कह लें उस पर जीरो होगा। और अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो ना, अगर दो अपोजिट चार्जेस की मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके करीब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो सपोज कर लेते हैं स्मॉलर चार्ज ये वाला है और इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस x है और इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम vx कर लेते हैं ना, मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। और मैंने बताया अगर दो अपोजिट चार्जेस हों और अनइक्वल हों तो जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके करीब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तब इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx लिख लेते हैं जो कि हमें पता है जीरो की इक्वल होगा, इस चार्ज को हम 1 बोल देते हैं, इस चार्ज को 2 कह देते हैं। इस चार्ज का इस x पॉइंट पे पोटेंशियल V1 होगा, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, V2 होगा। अभी मैं थोड़ी देर जो पहले बात कर रहा था नेट पोटेंशियल में, कि आप लोगों ने प्लस ही लिखना है वो खुद माइनस आ जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे लिखें, इस वाले चार्ज का, इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाई एक्स बनेगा, क्योंकि चार्ज क्यू है, इसका डिस्टेंस एक्स है। इसका अगर लिखेंगे तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनता है, ये टोटल a माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, मैं करवा देता हूँ, वैसे तो असाइनमेंट मैंने देनी थी। प्लस मैंने लिखा के इंटू पोटेंशियल के फार्मूले में चार्ज कंसिडर होते हैं माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
ए माइनस एक्स आप लोगों ने लिख दी है। आपको बात मेरी समझ आ गई है। अब हमें पता है कि इस पॉइंट एक्स पे तो हम लोगों ने बोला हुआ है कि आपके पास वी एक्स जो पोटेंशियल इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोगों ने वो पॉइंट बताना था जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। तो हम लोगों ने बोला वो उस छोटे चार्ज के करीब वो पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो इस जगह पर जीरो लगा दिया। अब आप खुद समझदार हैं, आपको आइडिया हो गया कि खुद ही इस फार्मूले में माइनस आ गया, तो ये माइनस इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 3k³ बाय ए माइनस एक्स इक्वल टू k³ x। ये बच्चों आप लोगों ने अब खुद सॉल्व कर लेना, आगे मैं नहीं कर रहा, आंसर लिख से तो ऐसे टाइम आप लोगों का वेस्ट होना है। तो आपका आंसर आ जाएगा a/4, यानी इस a/4 डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक, छोटे चार्ज से a/4 होगा, जिस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये खुद कर सकते हो कैंसिलेशन करनी। ये दोबारा बात सुन लें कि ये इस स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस आया है। अगर एमसीक्यू आ जाए कि 3q चार्ज से डिस्टेंस बताएं, तो वो आप कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए आप लोगों ने a माइनस एक्स करना है, यानी ये जो x की वैल्यू आई उसको यहाँ पर पुट करेंगे, और a माइनस एक्स का जो आंसर होगा वो इस -3q चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको बात समझा दी है। दोबारा बच्चों सुनो, अगर दो अनइक्वल चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस और अनइक्वल हों, एक तो उन दोनों के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लाइन के ऊपर, मिड भी नहीं बोल रहा, इन बिटवीन जीरो होगा। दूसरा, इसके बाहर भी अदर साइड पे भी जीरो होगा। किधर जीरो होगा? अदर साइड पे जीरो होगा। और अदर साइड पे किसके करीब जीरो होगा? छोटे चार्ज के करीब फिर जीरो होगा। इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो दो जगह जीरो होता है अपोजिट चार्जेस का। एक कहां पर जीरो होता है? अपोजिट चार्जेस हो तो इन बिटवीन जीरो होता है, और एक किस साइड पे? अदर साइड पे भी जीरो होता है। पता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इलेक्ट्रिक सॉरी फील्ड इंटेंसिटी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी एक जगह जीरो होती थी। लेक्चर याद करें, आपको बातें मेरी समझ आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक जगह पर जीरो होती थी। क्यों जीरो नहीं होती थी? आपको याद होगा, मैं इधर एरो बना देता था, इधर भी एरो बनाता था, उन एरो की डायरेक्शन सेम आ जाती थी। वो रीजन तो आपको याद होंगी, बड़ा लंबा लेक्चर उस पर। अगर किसी बच्चे का मिसिंग है तो उस लेक्चर को दोबारा देखें। तो मसला ये है कि लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अपोजिट चार्जेस के इन बिटवीन भी जीरो होगा, और अदर साइड पे भी जीरो होगा, और अदर साइड पे छोटे चार्ज के करीब जीरो होगा। यानी किस चार्ज के करीब? स्मॉल चार्ज होगा उस पे जीरो होगा। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को बच्चों मैं वी वाई बोल देता हूँ। वी वाई मतलब कोई पॉइंट है, मतलब कोई पॉइंट पी कह देते हैं इसको, उसको क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, इसको पी पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट पी है, छोटे चार्ज के करीब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही? जीरो आ रही है। और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। क्या डिस्टेंस लिख सकेंगे? वाई। अब आप जब इस क्वेश्चन को खुद अब अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने डिस्टेंस कैसे लिखने। मैं चले आपको फिर रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी बच्चे के माइंड में नहीं बात आ रही। तो देखिए ये डायग्राम है ना, इस डायग्राम पे बात हो रही, उम्मीद आपको नजर आ रही होगी। अब ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हमें पता है वी वाई इसका पोटेंशियल है जो कि जीरो है। इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर क्या बनेगा? k³/y नहीं बनेगा? देखो k³/y, इस -3q का क्या होगा? प्लस k, उसका अपना माइनस -3q/। अब क्या लिखना है? इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक उसका a और आगे y, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a+y हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने वी वाई को क्या पुट कर रहा है? जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व आप खुद कर लोगे, तो y आपका बच्चों आंसर आना चाहिए a/2 होगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि इस Q4 से इस पॉइंट का ये जो y है वो a/2 होगा। एक है उन दोनों के मिड से डिस्टेंस, उसका हाफ होगा, जिस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब अगर बड़े चार्ज से डिस्टेंस पूछेगा उस पॉइंट का कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? a+y होगा। y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आप लोग उस -3q4 से भी उसका डिस्टेंस बता सकेंगे कि उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो रही है। अब जब किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर अटेम्प्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन हैं वो अब आप लोगों को उम्मीद तंग नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। मैंने जितने भी यूनिवर्सिटी में देखे थे तो मैंने कोशिश की है उनको किसी न किसी तरह लेक्चर के अंदर एडजस्ट कर दूं। थोड़ी सी बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है? कल हम पढ़ रहे थे कि अगर सपोज करें ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और इनके दरम्यान में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हुए कौन सी एनर्जी गेन करेगा? पोटेंशियल गेन करेगा। और पॉजिटिव की तरफ आते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। इधर पोटेंशियल गेन कर रहा है, इधर काइनेटिक गेन कर रहा है। सपोज करते हैं कि इन दोनों प्लेट्स या इन पॉइंट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम ही कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, आप सबको आइडिया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और lost by an electron when it moves through a potential difference of 1 volt, when it moves through a potential difference of 1 volt। ये बात कर रहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट, देखें दोनों वर्ड क्यों यूज हो रहे हैं, गेन भी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरफ जाते हुए पोटेंशियल में गेन आ रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करने के लिए काइनेटिक में लॉस आएगा, नीचे आते हुए अगर काइनेटिक में गेन आ रहा है तो पोटेंशियल में मस क्या आएगा, लॉस आएगा ना, टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए जब इसकी डेफिनेशन आती है तो हम दोनों लफ्ज बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जाए बिटवीन दोज टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों ने याद रखना है किसकी इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू माइनस 19 जूल के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आपसे 1 जूल यहाँ से पूछ लेते हैं ना किसकी इक्वल होगा, तो 1 जूल आपको याद है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू माइनस 19 जूल, और 1 जूल जो होगा वो 6.25। डायरेक्ट आप लोगों ने इन बातों को याद रखना है। बाकी आपको याद होगा कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से फार्मूला लिखें तो वही कल वाला फार्मूला बनता है, वो Q इंटू डेल्टा वी होता है। कल मैंने आपको बताया भी था, वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी Q इंटू डेल्टा वी होता है, और वर्क डन का फार्मूला भी Q इंटू डेल्टा वी होगा। मतलब तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो सेम है, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल और वर्क डन का ना। मुझे अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, जो आप में से पंजाब के स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो उनकी पंजाब की बुक है ना, उसका जहाँ पेज एंड होता है ना न्यूमेरिकल वाला, मतलब लास्ट पेज नहीं, जो सेकंड लास्ट पेज है जहाँ पर न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, उसका लास्ट प्रॉब्लम जो है ना उस पेज का, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है इन तीनों फार्मूलाज का लिंक आपस में समझने के लिए। और उस प्रॉब्लम को मस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो साइन वाला मसला है वो आपका खुद ही हल हो जाएगा। तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें ये सारी चीजें उसने पूछी, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल और वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करो। तो जो बुक है मेरे ख्याल उसका लास्ट न्यूमेरिकल वो बनता है, लास्ट न्यूमेरिकल नहीं, मतलब जो 2 पेज है इस तरह है ना, एक ये पेज होगा बुक का, एक इस तरह पेज होगा, इधर तो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल लिखे हुए, इस पेज का जो ये लास्ट न्यूमेरिकल बनेंगे इसकी बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने पंजाब वाले स्टूडेंट्स ने इन तीनों फार्मूलाज को समझने के लिए वो लाजमी कर लेना है। तो इसमें जो प्लस और माइनस के साइन आपके आते हैं वो फिर आप लोगों का मसला इसमें काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका होगा जब आप इन तीनों फार्मूलाज को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बाकी अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो तो मैं समझ आ गया 1.6 इंटू माइनस 19 वोल्ट। अगर आपसे पूछता है 1 प्रोटॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये पंजाब वाले उस न्यूमेरिकल को मस्ट कीजिएगा, किसी सूरत इग्नोर ना कीजिएगा। अगर इन केस इशू हुआ ना उसमें प्लस माइनस साइन का अगर आपका बना माइंड में, तो फिर मुझे कल बताना भी है लास्ट लेक्चर में कि सर इसमें हमारा इस जगह प्लस माइनस का मसला आ रहा था। तो जब आप खुद करेंगे मसला आएगा तो फिर आपको कंसेप्ट ठीक होगा उसका। तो ये फिर कल आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है कि उस न्यूमेरिकल में आपको कोई मसला आया तो नहीं है। मेरे माइंड में उसका नंबर असल में एग्जैक्ट निकल गया है। अच्छा, 1 प्रोटॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? देखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या प्रोटॉन वोल्ट दोनों की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो सेम होता है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पे बताना होता है। तो 1 प्रोटॉन वोल्ट भी 1.6 इंटू माइनस 19 जूल के ही बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रोटॉन वोल्ट बराबर होते हैं क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम होता है। असल बच्चों को गलती ये लगती है ना, उनको लगता है कि जो प्रोटॉन की मास होती है वो तो तकरीबन 1840 टाइम हैवियर होती है देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आपके पास जो है वो शायद प्रोटॉन वोल्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो प्रोटॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का तल्लक तो चार्ज और पोटेंशियल के साथ है ना। जब वोल्ट लफ्ज लिखती है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1 प्रोटॉन वोल्ट के। इसके अलावा और आपका सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि 1 अल्फा वोल्ट बताएं। देखिए अल्फा वोल्ट की जब बात करेंगे तो आपको पता है ना, वोल्ट निकालने के लिए हम ये वाला जनरली फार्मूला तो काइनेटिक का यूज कर लेते हैं, क्यू इंटू डेल्टा वी यूज करते हैं। तो जब आप अल्फा वोल्ट निकालने लगेंगे तो अल्फा पार्टिकल पर पता है ना आपको चार्ज होता है वो 2e के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आप क्या लिखेंगे 2e, पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना हो जाएगा 1 वोल्ट।
तो अल्फा वोल्ट जो होगा वो 2 EV के बराबर होगा। यानी अल्फा वोल्ट की अगर हम बात करें तो वो बच्चों 2 EV के बराबर होगा, और जो आपका प्रोटॉन वोल्ट है वो तो ऑलरेडी हमें आइडिया हो चुका है कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होगा। इसी तरह अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है, वो आपसे पूछता है न्यूट्रॉन वोल्ट बताएं, यानी न्यूट्रॉन वोल्ट की बात करता है, तो वही फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी में वैल्यूज पुट करनी होती है। Q की जगह 0 लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट हम ले रहे हैं, तो न्यूट्रॉन वोल्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन वोल्ट इसलिए 0 होगा कि उस पर चार्ज 0 है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन का जो पूछेगा, हाइड्रोजन आयन का आप वो निकालें, हाइड्रोजन आयन वोल्ट वैसे उसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन आयन वोल्ट की अगर बात करेगा तो हाइड्रोजन आयन वोल्ट तो ईवी के बराबर ही होगा ना, क्योंकि उस हाइड्रोजन आयन के ऊपर जो चार्ज बनेगा, ठीक है, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, एच पॉजिटिव ही होगा ना इस केस में, जनरली एच पॉजिटिव ही होता है, तो उस पर चार्ज ई के बराबर ही होगा इनटू वी, तो वो ई वी के बराबर ही होगा। लेकिन हाइड्रोजन एटम जब वर्ड यूज करेगा, तो एटम जब वर्ड यूज होता है जिसका मतलब न्यूट्रल होता है, तो हाइड्रोजन एटम का वोल्ट अगर पूछेगा तो वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन का बहुत कम क्वेश्चन आता है, वो साल पहले किसी एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, नॉर्मली हाइड्रोजन के क्वेश्चन कम ही आते हैं, वो प्रोटॉन अल्फा शल्फा वगैरह के ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू देखते हैं, फिर हम अपने कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। देखिए वी जो होता है ना, सपोज कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास कुछ ड्रॉप्स हैं, आपके पास कुछ ड्रॉप्स हैं, ये एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का जो पोटेंशियल है ना, इस ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, यानी एक ड्रॉप है उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ठीक है। अब इस तरह की वो कहता है काफी सारे ड्रॉपलेट कंबाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चले मैंने 8 ड्रॉप कंबाइन किए, यानी एक ड्रॉप का पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट है। और इस तरह की, जिस तरह टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट ईयर में आपको करवाए थे ना मेडिकल में, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, मतलब जब आप एफएससी पढ़ रहे थे ना, तो 8 ड्रॉप्स अगर कंबाइन हो गए तो एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो क्वेश्चन उसका ये है कि इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, वी प्राइम, यूं समझ कि इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल है, तो एक ड्रॉप का पोटेंशियल आपको गिवन है और आपसे बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ रहा है। वैसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, या 8 ड्रॉप के क्वेश्चन आता है, या 27 ड्रॉप्स के क्वेश्चन आते हैं, या 64 के आते हैं, उन असल में इसकी वजह ये होती है कि इनको हम पावर 3 में लिख सकते हैं। 8 2 रेज की पावर 3 होता है, 27 3 रेज की पावर 3 होता है, तो जो 64 होता है 4 की पावर 3 होता है। तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, जब एमसीक्यू आते हैं तो ऐसी नंबर ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं, या 8 ड्रॉप्स कंबाइन के सवाल आएंगे, या 27 के आएंगे, या 64 के आएंगे, क्योंकि उनको हम पावर 3 में लिख सकते होते हैं ना। तो इस तरह के आपके सवाल बनेंगे। इसका आसान सा हल वही आप शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, वी प्राइम किसका पोटेंशियल होगा, उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, और बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू वी, वी किसका है, सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल, और एन की पावर आप लोगों ने लिखना होता है 2/3। एन आपको बच्चों यहाँ पर समझ आ चुका है कि एन यहाँ पर नंबर ऑफ क्या है, ड्रॉप्स, वी प्राइम बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, वी उस अकेले ड्रॉप का पोटेंशियल, और एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। देखिए नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऐसे लिखने हैं जिनको पावर 3 में लिखेंगे, तो वो 3 फिर इस बाहर वाले 3 से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो एमसीक्यू सॉल्व होगा ना। इसलिए मैं कह रहा था जब ड्रॉप्स आते हैं तो ऐसे आते हैं कि जिनको पावर 3 में लिखा जा सकता है, मतलब ड्रॉप की तादाद जो है, तो एक ड्रॉप का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, कितने ड्रॉप्स हैं, 8, 8 को पावर 3 में लिखें तो 2 रेज की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 2/3 हो गया, तो ये 3 बच्चों इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 रेज की पावर 2 का स्केयर हो जाएगा, तो 4, तो कितने वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो जो बड़ा ड्रॉप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल बन रहा है वो आप लोगों के पास 8 वोल्ट होगा। अच्छा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने एक दो कंडीशन याद रखनी है, उसकी डेफिनेशन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको आती है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने जो चार्ज होता है ना, चार्ज को मूव करवाना होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए चार्ज को मूव करवाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करवाना है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब ये होगा कि उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी, जीरो होगी। तो वैसे अगर कभी एमसीक्यू आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए चार्ज को मूव कैसे करवाते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कांस्टेंट से मूव करवाते हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी।
अब v कांस्टेंट होने से वेलोसिटी जब उसकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी समझ लें, वेलोसिटी जब उसकी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन जीरो हो तो हम बोलते हैं कि वो वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो चार्ज जो होगा उसको मस्ट किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, हालांकि बहुत बेसिक सी बातें हैं। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। आप लोग अगर एक क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए, ऊपर जा रहे हैं ना, तो देखिए आप किधर आ रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप किधर मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवा रहे हैं, चार्ज को मूव करवा रहे हैं। और आप लोगों ने इस चार्ज को कैसे मूव करवाना है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए वी कांस्टेंट होनी चाहिए। वी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और चार्ज जो होगा टू कीप चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने डिफाइन किया था वो क्या था, अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो इस चार्ज को इस प्लेट ए से प्लेट बी तक लेकर जाने के लिए इस चार्ज पर आप जितना वर्क डन करोगे ना, उस वर्क डन को अगर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसको वी कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है। देखिए अगर आप वी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये वाला फार्मूला तभी वैलिड होगा ना अगर वी कांस्टेंट होगा। अगर आप वी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये वाला फार्मूला वैलिड तो नहीं होगा। फार्मूला वैलिड होने का मतलब क्या है, हम इसमें क्या करते होते हैं, इस वर्क डन को डेल्टा यू भी तो लिख देते हैं ना, लिखते होते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो अब जरा खुद सोचो कि अगर यहाँ पर वी कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या ये जो वर्क डन है वो सारे के सारा पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। अगर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आता है तो आपको पता होगा कि अगर वी कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये वर्क डन जो होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा और कुछ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो इस फार्मूले की शेप ही फिर बदल जाएगी ना। तो ज़रूरी होता है कि आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएं ताकि सारे के सारा वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल की फॉर्म में अपीयर हो, क्योंकि हमारी बुक में जो रिलेशन है उसमें सारा वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि चार्ज को मूव करवाना होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसलिए आना ज़रूरी होते हैं कि एग्जामिनर जब बहुत बेसिक एमसीक्यू बनाते हैं तो वो इसी तरह के थ्योरेटिकल एमसीक्यू से बना लेते हैं। तो ये आपको आने चाहिए, बातें पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आता भी है सबको। दूसरी बात ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में चार्ज को मूव करवा रहे होते हैं वो जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, बोथ पॉइंट्स मस्ट लाइज इनसाइड द फील्ड, मस्ट लाइज इनसाइड द फील्ड, कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में चार्ज को मूव करवा रहे होते हैं उन दोनों पॉइंट्स को इनसाइड द फील्ड होना चाहिए। फिर आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बाकी सारी चीजें तो ये होती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सपोज करें इस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं, कैलकुलेट इसके किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे सपोज करें ये बी पॉइंट है ना, इसमें जो एक पॉइंट होगा वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी उसमें क्या लिखा है, बोथ पॉइंट लाइज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा। और इन्फिनिटी पे सपोज करना एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर होगा और इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना वो फिर हम क्या लेते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये फिजिक्स में अजम्पशन है। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो जो होगा वो जीरो होगा या आप इसको जीरो अज्यूम करेंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है ये फिजिक्स में अजम्पशन है कि साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया हुआ है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। इंडियन ऑथर जितने भी हैं वो कभी भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जीरो लेते हैं तो उसके अंदर मस्ट वर्ड वो साथ में अज्यूम लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर क्वेश्चन में वो अज्यूम वर्ड बार बार लिखते हैं तो इसका मतलब एग्जैक्ट जीरो होता नहीं होगा, कुछ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी बाहर वाले पोटेंशियल की, जिस पे भी डेफिनेटली मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों ने वैसे वर्ड याद रखना है कि आउटसाइड द फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम अपनी कैलकुलेशन में जीरो अज्यूम करते हैं। तो अब बस यही बात होती है कि अब अगर इस चार्ज को यहाँ से उठाकर आप इस पॉइंट पे लेकर आते हैं तो आपका किसका पोटेंशियल आ जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। हालांकि बी पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है वो भी होता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही है। लेकिन क्या चक्कर होता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाता है
तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो तो फिर वो किसका पोटेंशियल आ जाता है, बी पॉइंट का ही पोटेंशियल आ जाता है। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल क्यों आता है, क्योंकि उसका दूसरा पॉइंट कहाँ पर होता है, आउटसाइड दी फील्ड होता है, और उसका पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं। तो डेल्टा वी में जब इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो फार्मूले से जब निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट का ही पोटेंशियल आ जाएगा। तो बस इतना याद रखें, अगर पूछे किस पोटेंशियल में एक पॉइंट इनसाइड और एक आउटसाइड होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इनसाइड और एक पॉइंट आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो विद इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहे होंगे, इसमें इनसाइड और आउटसाइड का कोई लिंक वगैरह नहीं डेवलप हो रहा होता। अब बच्चों हम अपना मेजर जो टॉपिक है उस कैपेसिटर की बात बच्चों शुरू करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर के बारे में हम कहते हैं कि कैपेसिटर का जो ओल्ड नेम होता है ना, ओल्ड नेम, तो कैपेसिटर का ओल्ड नेम जो था वो कंडेंसर भी होता है। यानी कैपेसिटर का ओल्ड नेम कंडेंसर है। और कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है यूज टू स्टोर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। दो चीजें स्टोर करता है, एक चार्ज और एक एनर्जी। तो कैपेसिटर इज द डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब चार्ज ये कहां पर स्टोर करेगा, चार्ज ये स्टोर करता है इन प्लेट्स, यानी कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के दरम्यान में चार्ज स्टोर करता है। एनर्जी कहां पर स्टोर करेगा, एनर्जी को ये स्टोर करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। मतलब ये एनर्जी जो होगी वो प्लेट्स में स्टोर नहीं करेगा, एनर्जी ये स्टोर करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बिटवीन प्लेट्स होगा। अगर पूछेगा ये जो एनर्जी स्टोर करेगा वो कौन सी एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आ जाए कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, आगे एनर्जी के डिफरेंट नाम लिखे हुए हो, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैपेसिटर की जो सबसे बेहतर डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर आपके पास टू मेटेलिक कंडक्टर्स हो, जिस तरह ये मैंने डिफरेंट शेप्स के बना दी, टू मेटेलिक कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म अ कैपेसिटर। ये इसकी सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन भी है, मैं लिख देता हूँ कि टू मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। असल में ये बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन ज्यादातर जब आता है ना टू का वर्ड यूज होता है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो अक्सर बच्चे जल्दी में इसके साथ डाइपोल वर्ड यूज कर लेते हैं। दूसरा की वर्ड इसमें क्या है, मेटेलिक कंडक्टर होंगे तो कैपेसिटर होगा। टू सेमी कंडक्टर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, टू इंसुलेटर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उनको हम कैपेसिटर नहीं बोलते। तो कैपेसिटर के लिए बात जरूरी है कि जो दोनों उसकी प्लेट्स हैं वो दोनों कौन सी प्लेट्स हों, मेटेलिक प्लेट्स हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर। एक चीज होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि इस टॉपिक का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है तो मैं इंटरेस्ट में इसके साथ इसको पढ़ाता होता हूँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की मैं सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा, यानी बेसिक बेसिक बातें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ऑर्डर को इतना फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि कैपेसिटर इतना बेसिक टॉपिक है कि हर बच्चे को उसकी चीजें आती हैं। थोड़ा बहुत मैं ऑर्डर आगे पीछे करके पढ़ाता रहूंगा और मैं एज्यूम करूंगा कि आपको काफी सारी चीजें पता भी हैं, इसलिए मैं थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे करता रहूंगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की सिंबल एक्स ही होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली होती क्या है, ऑपोजिशन होती है। जिस तरह रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है ना, जिस तरह रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इस तरह कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, अपोजिशन होती है ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। ये वो बात कर रहा है कि जो बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो अपोजिशन है ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जितनी अपोजिशन कैपेसिटर ऑफर करेगा करंट के फ्लो को, उस अपोजिशन को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला आप सबको याद है, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी भी होता है, और इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2πf/c भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें बच्चों क्लियर हो गया कि जो कैपेसिटर करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर करेगा, वो अपोजिशन दो मेन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक एक्स सी का उस करंट की फ्रिक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, और उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके साथ भी इनवर्स रिलेशन है। मतलब जो करंट यूज कर रहे हैं जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक्स सी की वैल्यू उतनी कम होगी।
और जब कैपेसिटर यूज कर रहे हैं अगर उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तो फिर भी कैपेसिटर उसमें करंट जब फ्लो करेगा तो उसको लेस सपोज करेगा। तो बातें याद रखनी कि इन दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन इंक्रीज डिक्रीज के सवाल आ सकते हैं, या यूं भी क्वेश्चन आ सकते हैं एफ को डबल कर दें, सी को हाफ कर दें, इसको हाफ करें, इसको डबल करें। तो इस तरह के भी अगर सवाल आ जाएं तो वो बच्चों आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसान सी बात है, इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब अगर हम बच्चों बात करते हैं फॉर डीसी सर्किट के लिए, डीसी, डीसी मीन डायरेक्ट करंट। और जब सिंपल डीसी वर्ड हम यूज करते हैं, जब सिंपल डीसी वर्ड यूज होता है डायरेक्ट करंट के लिए, इसका मतलब होता है वो स्टेडी डीसी है ना। यानी जब सिंपल डीसी वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपका स्टेडी स्टेट डीसी होगा, स्टेडी डीसी कह लें, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं प्योर डीसी कहते हैं। अगर मैं इस प्योर डीसी का ग्राफ बनाऊं तो कुछ यूं बनता है, करंट वर्सेस टाइम। तो ये एक ऐसा करंट होता है जिसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही इस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब सिंपल डीसी वर्ड यूज हो इसका मतलब स्टेडी डीसी या प्योर डीसी होता है। और प्योर डीसी ऐसा डीसी होता है जिसकी देखें ना तो क्या चेंज हो रही मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन। यानी जब स्टेडी डीसी की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, दोनों चीजें इसकी सेम रहती हैं। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता भी है, बात याद भी होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। जो बच्चों डीसी करंट होता है वैसे बात कर रहा हूँ, डीसी करंट स्केलर होता है, डीसी करंट स्केलर क्वांटिटी है। और आपको इसकी चले डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे कि डीसी क्यों स्केलर है। अब डीसी करंट जो होता है उसकी अगर हम बात करें प्योर डीसी की, तो प्योर डीसी करंट के बारे में याद रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अगर प्योर डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो प्योर डीसी के लिए अगर एक्स सी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ इनटू सी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा समथिंग ओवर जीरो, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर डीसी होता है उसको कैपेसिटर कितनी अपोजिशन ऑफर करता है, इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर करता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि प्योर डीसी के लिए एक्स सी इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर होगा ना, कैपेसिटर एक वर्ड यूज होता है बिहेव लाइक इंसुलेटर, कैपेसिटर बिहेव लाइक इंसुलेटर फॉर डीसी, कि कैपेसिटर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है डीसी के लिए। या आप यूं कह सकते हैं जो कैपेसिटर होता है, आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं जो कैपेसिटर होगा वो ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। क्यों डीसी को ब्लॉक कर रहा है, देखो यार इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर कर रहा है ना, कि अगर इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर करेगा तो ब्लॉक कर देगा। और इंसुलेटर भी तो कितनी अपोजिशन ऑफर करते हैं, इनफाइनाइट ही अपोजिशन ऑफर करते हैं। तो अब ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर बिहेव लाइक इंसुलेटर फॉर डीसी, या यूं भी कह सकते हैं जो कैपेसिटर होगा वो आप लोगों का ब्लॉक कर देगा डीसी को। दोनों बातें आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं एसी करंट के लिए, तो जो एसी करंट होता है, वैसे एसी करंट की अगर नेचर पूछे तो वो स्केलर और वेक्टर नहीं होता, बल्कि एसी करंट बाय नेचर फेजर होता है। बाय नेचर की बात करें तो ये फेजर होगा। फेजर की डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे, वैसे मैंने नाम लिख सी है ताकि आपके माइंड में रहे। एसी करंट की जो पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कुछ कंट्रीज में चेंज भी है लेकिन पाकिस्तान में इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब ये क्यों जीरो इन्फानाइट हुआ था कि एफ जीरो हुआ था ना, यहाँ पर एफ नॉट इक्वल टू जीरो है। एसी करंट की जब फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है तो इसकी एक्सी भी जीरो की इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कैपेसिटर की पोजीशन इनफाइनाइट, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये भी होता है कि वो इनफाइनाइट नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर क्या करेगा, परमिट एसी, कैपेसिटर एसी को परमिट करेगा, मतलब ब्लॉक नहीं करेगा। जिस तरह रजिस्टर है ना, ये कोई रजिस्टर है, इस रजिस्टर में से करंट गुजर रहा है तो रजिस्टर करंट को फ्लो तो करने देता है ना, लेकिन अगर रजिस्टर सर्किट में ना लगा हो तो करंट ज्यादा होता है। रजिस्टर लगा दे तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कम हो जाता है। तो रजिस्टर करंट को परमिट तो कर रहा है लेकिन उसको साथ साथ क्या कर रहा है, अपोज भी कर रहा है। तो कैपेसिटर जो होगा वो परमिट करेगा एसी को, और कैपेसिटर क्या करेगा, अगर अपोज आ जाए ना, अपोज भी करेगा। और अगर आ जाए कैपेसिटर किसको अपोज करता है, तो कैपेसिटर दोनों को अपोज करता है, एसी को भी अपोज करता है और डीसी को भी अपोज करता है। तो अगर आ जाए ना कैपेसिटर अपोज कैंप्स की आ जाए तो कैपेसिटर अपोज तो दोनों को कर रहा है, एसी को कम अपोज करता है तभी तो परमिट कर रहा होता है ना। इसको परमिट का मतलब ये नहीं कि एक्स सी जीरो हो गया, एक्स सी तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर
अपोज कर रहा है एसी को, लेकिन डीसी को इतना ज्यादा उसने अपोज किया है कि एक्सी इनफाइनाइट हो गया। तो अगर एमसीक्यू आता है ना कि कैपेसिटर किसको अपोज करेगा, तो आप लोगों ने ऑप्शन चूज करना है दोनों को अपोज करेगा, लेकिन दोनों में ज्यादा किसको अपोज करेगा, डीसी को इतना ज्यादा अपोज करेगा कि उसको ब्लॉक कर देगा। एसी को इतना ज्यादा अपोज नहीं करता, थोड़ा बहुत अपोज करता है। यही वजह है कि हम बोलते हैं कि कैपेसिटर जो होगा वो परमिट करेगा एसी को, लेकिन ब्लॉक कर देगा किसको, डीसी को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, इसके बाद एक और करंट होता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, वो होता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, अगर हम पल्सेटिंग डीसी की बात करें तो एक ऐसा डीसी होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो वेरिएबल होती है एंड डायरेक्शन उसकी भी सेम ही रहती है। डीसी में डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना, यानी जो आपके पास पल्सेटिंग डीसी होता है उसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल होती है, लेकिन डायरेक्शन इसमें भी सेम ही रहती है। जिसका कुछ यूं ग्राफ बनता है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े भी होंगे। ये ग्राफ होता है किसका, पल्सेटिंग डीसी का। देखिए इसकी ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है जो पल्सेटिंग डीसी होता है ना, पल्सेटिंग डीसी की भी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती। अगर पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगी तो इसका भी एक्सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी कि पल्सेटिंग डीसी जो होगा वो, उसके बारे में हम ये लिखेंगे कि पल्सेटिंग डीसी को क्या करेगा, मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ, जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर पल्सेटिंग डीसी को क्या करेगा, परमिट करेगा पल्सेटिंग डीसी को, फ्रीक्वेंसी जो जीरो नहीं है, परमिट करेगा पल्सेटिंग डीसी को, और साथ में अपोज तो कर ही रहा होगा ना, अपोज तो करेगा क्योंकि एक्सी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ये चंद इंफॉर्मेशन सी जो आपको याद भी हैं लेकिन मैंने रिपीट कर दी हैं ताकि याद आ जाए। अब थोड़ी सी बातें सुनना शुरू करें। देखिए अगर मैं एसी का ग्राफ बनाऊं ना, तो एसी में ये चक्कर होता है कि एसी करंट और डीसी में मेजर डिफरेंस ये होता है ना कि एसी में डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये जो प्लस माइनस होते हैं ना, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होना ही होता है। ये प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन चेंज होना होता है, याद आप लोगों ने ये रखना है। और इसमें सारे प्लस आ रहे हैं, सारे प्लस आने का मतलब क्या है कि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। उसमें सारे प्लस भी हो सकते हैं या सारे माइनस भी हो सकते हैं। एसी में दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब याद ये रखना है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जब इसका चैप्टर आएगा तब जाएंगे। ये मैंने एक साइकिल बनाया है एसी का। आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो कैपेसिटर होता है ना, एक कंप्लीट साइकिल है एसी का। ठीक है ना, अगर टाइम वाइज बात करूं तो यहाँ जीरो टाइम है, यहाँ पर टाइम t/4 है, यहाँ पर टाइम t है, इस सॉरी t/2 है, इस जगह पर टाइम 3t/4 होगा, इस जगह पर टाइम t है। ये लेबल करना सबको आता है। याद रखना है 0 से t/4 तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कैपेसिटर चार्ज होगा और नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा उसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कैपेसिटर अगेन चार्ज होगा और नेक्स्ट क्वार्टर में अगेन डिस्चार्ज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, अगर बच्चों एसी टाइम पीरियड को एक साइकिल बोलते हैं ना, एक कंप्लीट साइकिल अगर एसी का हो जाए तो उसमें कैपेसिटर जो होगा वो याद ही रखना है कि 2 टाइम्स चार्ज होगा एंड 2 टाइम्स ही डिस्चार्ज होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर 2 टाइम चार्ज होता है और 2 टाइम डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो आपके पास पल्सेटिंग डीसी की अगर हम बात करें तो ये पल्सेटिंग डीसी का ये एक साइकिल होता है, ये उसका टाइम जीरो है। पल्सेटिंग डीसी की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पर उसका टाइम पीरियड टी पूरा हो जाता है। ठीक है, और अगर दरमियान में बनाऊंगा तो उसका t/2 होगा, तो उसका ये एक साइकिल होता है। ये दोनों को मिलाकर एक साइकिल नहीं बनता, उसका साइकिल इतना ही होता है। ठीक है, तो अब ये चक्कर होगा इसमें कि इसको अब देखें, ये हो गया। अब इसका जो 0 से t/2 तक कैपेसिटर चार्ज होगा। अच्छा, ये जो साइकिल वाली बात है ना, कब साइकिल कंप्लीट होगा कब साइकिल इनकम्प्लीट होगा, जो हम ईटा और अपने इंजीनियरिंग की क्लास पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। मतलब वो हमारा चैप्टर है ना पूरा इस चीज में। अभी क्योंकि मेडिकल वालों को जरूरत इस चीज की नहीं है, साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है कब नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इस चीज पे लंबी बात नहीं कर रहा। जब हम अपनी क्लास ईटा और इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अभी उनको आपको इतनी सिर्फ समझने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर एसी के चैप्टर नहीं है ना,
इस चैप्टर में तो आप लोगों ने कैपेसिटर को डिस्कस करना है, वो तो हम थोड़ा सा साइड व्यू से देख रहे हैं कि कहीं चीज को स्किप ना हो जाए। तो इसका साइकिल इतना ही होता है, बस अभी तक ये याद रखें। ये चार्ज होगा और उसके बाद डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब ये कि जो एसी होता है, सॉरी जो पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी एक साइकिल में, ये एक साइकिल है यहाँ तक उसका 0 से t/2, तो 1 साइकिल में कितनी दफा चार्ज होगा? 1 साइकिल में 1 टाइम चार्ज होगा एंड 1 टाइम चार्ज होगा एंड 1 टाइम ही डिस्चार्ज होगा। 1 टाइम चार्ज एंड 1 टाइम डिस्चार्ज। ठीक हो गया जी। इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम इसको बस साइड से थोड़ा सा देख रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी सारे इसको साइड से देख लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम थोड़ी सी और कर लेते हैं। एक छोटी सी बात सिर्फ सुन लें, फिर हम आगे प्रॉपर टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये क्रॉस की सिंबल ज़्यादातर हम बल्ब के लिए यूज़ करते हैं, यानी क्रॉस की सिंबल हम बल्ब के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें आप यूँ समझें कि एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब के साथ यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दी है, इधर को बैटरी लगा देते हैं, ये पता ना डीसी की सिंबल होती है, और इस जगह पर मैंने एक कैपेसिटर भी लगा दिया। अब आपसे पूछेगा जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे, यानी जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो आप इस बल्ब के बारे में बताएं। आप लोगों ने कहना है जैसे आप स्विच एस को क्लोज करोगे ना, द मोमेंट व्हेन यू क्लोज स्विच एस, बल्ब इनिशियली ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा। बल्ब जो होगा, डीसी बैटरी लगी हुई है ना, बल्ब इनिशियली ऑन होगा एंड देन ऑफ हो जाएगा। मैं बात थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ ये बात। अच्छा, अगर इसी सर्किट को मैं दोबारा बनाऊं, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये मैंने इधर स्विच लगा दी है, ये बच्चों सिंबल एसी सोर्स की होती है, और इसके साथ भी मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। ये स्विच एस लगा हुआ। अब इस केस में जैसे मैं स्विच एस क्लोज करूंगा तो जो बल्ब होगा ना, बल्ब आप लोगों का ऑन रहेगा, इधर लिख सकता हूँ, ये बल्ब ऑलवेज ऑन होगा। ऑलवेज ऑन का मतलब है कि जब तक बैटरी इसके साथ लगी रहेगी इस बल्ब ने ऑन रहना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस तरह बात करें कि हमें फिजिक्स मतलब इसके बेसिक अंदर क्या हो रहा है वो नहीं भी पता, तो हम तो ये कहेंगे कि जो इस केस में जो बल्ब है वो हमेशा ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर है वो एसी को परमिट कर रहा है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये जो लाइन हम लिखते हैं ना, कैपेसिटर परमिट एसी, इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैपेसिटर परमिट एसी का ये कतन ही ये मतलब नहीं है कि जो कैपेसिटर है वो इसके दरमियान में पता नहीं इंसुलेटर होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इंसुलेटर होता है। इसका बात का कतन ये मतलब ये नहीं है कि एसी करंट यहाँ से पास कर रहा है। समझ आ गई बात की ना? तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में तो इंसुलेटर होता है। कैपेसिटर परमिट एसी का ये मतलब नहीं है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान से करंट गुजर रहा है, दरमियान में तो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में से तो करंट नहीं गुजर सकता। तो फिर क्या मतलब है कैपेसिटर परमिट एसी? कैपेसिटर परमिट एसी का मतलब ये है कि कैपेसिटर परमिट करता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को। ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है, ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो अगर आ जाए कैपेसिटर परमिट एसी मीन, तो आप लोगों ने कहना है इस बात का मतलब है कि कैपेसिटर परमिट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर जो है वो क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को परमिट करता है तो हम बोलते हैं कैपेसिटर परमिट एसी। लेकिन हम तो देख रहे हैं बल्ब ऑन है, बल्ब तो बंद हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैपेसिटर में से करंट गुजर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा, असल में हो ये रहा है ना, अभी हम जो बात कर रहे थे, एक साइकिल सिर्फ हाफ साइकिल समझ लें, ये चार्जिंग हो रही फिर डिस्चार्जिंग। अब क्या हो रहा होगा कि शुरू में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो यूं समझ लें कि इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, इस तरफ नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और इस तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो सपोज करें इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में इस एक पता ना इस प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होंगे ना, अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हम बोल रहे हैं कि इस केस में चार्जिंग हो रही है। ये चार्जिंग कब तक होगी, 0 से t/4 तक। 0 से t/4 तक क्या होगा, ये जो एसी है ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा ना। t/4 से t/2 तक ये पोलैरिटी जब चेंज करेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हुआ कि पहले अगर चार्जिंग हो रही थी तो अब चार्ज वापस जाना शुरू हो जाएगा, तब क्या शुरू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। पहले चार्जिंग हो रही थी, अब क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग। जिसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इस सर्किट में यूं जा रहे हैं और इस सर्किट में यूं वापस, यूं जा रहे हैं चार्जिंग, यूं वापस आ रहे हैं डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर जो है
अगर उसके साथ एसी सोर्स लगा हुआ हो तो एसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को खुद ही चेंज करता रहेगा, तो कभी चार्जिंग होगी, कभी डिस्चार्जिंग, कभी चार्जिंग, कभी डिस्चार्जिंग। अब इस बल्ब में से ने कब ग्लो करना है? बल्ब ने तब ग्लो करना है जब इसमें से चार्ज गुजरेगा। जब इसमें से चार्ज गुजरेगा तो उसने ग्लो करना है। तो चार्जिंग में भी इसमें चार्ज गुजरता है, डिस्चार्जिंग में भी इसमें चार्ज गुजरता है, तो ये बल्ब तो हमेशा ऑन रहेगा। तो क्या इस बात का ये मतलब है कि इस कैपेसिटर के दरमियान में इंसुलेटर में से एसी गुजर रहा है? कतई इसका ये मतलब नहीं है। तो कैपेसिटर परमिट एसी का मतलब ये हुआ कि परमिट करता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को। ये बात को अभी यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर होगी। इस तरह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्जिंग शुरू होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इधर आकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग हो रही है। चार्ज इस कैपेसिटर बल्ब में से गुजर रहा है, ये बल्ब है ना, क्रॉस के सिंबल में बल्ब के लिए लगाता हूँ, बल्ब ऑन रहेगा। जब तक चार्जिंग होती रही बल्ब ऑन होगा। लेकिन क्या होगा कि सपोज करें बैटरी यहाँ पर 5 वोल्ट की है, कुछ देर के बाद इसकी प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो जब बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाते हैं तो चार्जिंग क्या हो जाती है? स्टॉप। तो जब इन दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो फिर चार्जिंग ने क्या हो जाना? स्टॉप। जब चार्जिंग स्टॉप होगी तो बल्ब ने कब ग्लो करना था? जब इसमें से चार्ज गुजरेगा। बल्ब को कोई कंसर्न नहीं है कि चार्जिंग का करंट इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं या डिस्चार्जिंग के गुजर रहे हैं, उसको बस गुजरने चाहिए उसमें से, उसने ऑन हो जाना है। अब इसमें शुरू में तो चार्जिंग हुई है लेकिन उसके बाद चार्जिंग स्टॉप होगी ना। क्या ये डीसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को खुद बदल सकता है? ये तो बदल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बल्ब इनिशियली ऑन होगा जब तक चार्जिंग हो रही होगी, एंड देन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। देन क्यों ऑफ हो जाएगा? क्योंकि अब चार्ज इसका वापस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप इस बैटरी को यहाँ से इन जनरल रिमूव ना करें। तो जब हम कहते हैं ना कैपेसिटर जो होगा वो ब्लॉक डीसी, ये इसका मतलब होता है। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी का मतलब होता है कैपेसिटर जो होगा वो ब्लॉक करेगा किसको? डिस्चार्जिंग होने को उसने ब्लॉक कर दिया ना। चार्जिंग तो उसने होने दी है लेकिन उसने डिस्चार्जिंग नहीं होने दी, उसने डिस्चार्जिंग को रोक दिया, तो बल्ब जो हो गया वो ऑफ हो गया। तो सारी स्टोरी का मकसद ये था सुनाने का, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में से इधर से कौन सा करंट गुजरेगा, इधर से करंट नहीं गुजरता, इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट यहां से नहीं गुजरता, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास नहीं करेगा। एक और करंट होता है, उसकी भी खैर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे अपने पास नोट फरमा लें इस चीज को भी। एक और करंट होता है जिसका एक और करंट होता है उसका हम बोलते हैं उसका आइडिया दिया था मैक्सवेल ने ना। मैक्सवेल ने कहा था कि आपके पास जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, इंसुलेटर में करंट फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो करेगा, और वो करंट किस वजह से फ्लो करेगा? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मैक्सवेल ने कहा था कि इंसुलेटर में भी करंट फ्लो करता है और वो करंट फ्लो करता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो जो करंट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। तो याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंसुलेटर में से फ्लो नहीं करता। मैक्सवेल ने करंट का आइडिया दिया था जिसको वो इंसुलेटर करंट, इंसुलेटर, मैक्सवेल ने कहा था कि इंसुलेटर में से करंट फ्लो करेगा, और ये जो करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं था बल्कि ये वाला करंट फ्लो करता था ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसकी डिटेल फिर आगे आएगी जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन जनरली जब कैपेसिटर की बात होती है तो हम उस केस में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एसी हो या डीसी हो, वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में से कोई भी जो करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। कैपेसिटर की बात शुरू करते हैं जी। कैपेसिटर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, जो हम पढ़ेंगे अभी बात, वो है कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटेंस क्या होती है? देखें, आपके पास सपोज कर लें ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वैसे हमारे कोर्स में है भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही। ठीक है, अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए ना कि डिफरेंट कैपेसिटर्स का नाम लिखें, कैपेसिटर डिफरेंट शेप्स के होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी शेप्स। तो अगर आपसे पूछे ना आप किस कैपेसिटर को प्रेफर करेंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है हम हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह, उसकी वजह यही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बाकी सारे कैपेसिटर से कैपेसिटेंस भी ज्यादा होती है, इसमें एनर्जी स्टोर भी ज्यादा होती है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम क्यों प्रेफर करेंगे? बाकी कैपेसिटर से इसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, इसमें एनर्जी स्टोर भी ज्यादा होगी, और इसमें एनर्जी बाउंड भी रहती है। ठीक है ना, एनर्जी बाउंड भी रहती है। तो इस वजह से हम इसी को प्रेफर करते हैं, इसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होती है,
बाकी कैपेसिटर के मुकाबले में। बाकी हमारे कोर्स में नहीं है तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कंपैरिजन में मैंने लाइनें बोल दी हैं और इसमें एनर्जी बाउंड भी रहेगी। एनर्जी बाउंड अभी आपको समझ आ जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में एनर्जी इसमें बाउंड रहेगी। तो सपोज कर लेते हैं ये कैपेसिटर है जिसको आप लोगों ने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी की वोल्टेज V है। यहाँ पर चाहें तो स्विच एस लगा दें। जैसे हम स्विच एस लगाएंगे यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये बैटरी जो होगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। इलेक्ट्रॉन किसके ट्रांसफर हो रहे हैं? इसी मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बैटरी सिर्फ क्या करती है? बैटरी के बारे में आपको पता है ना, बैटरी बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है। मतलब बैटरी के अंदर को अपना चार्ज नहीं है जो वो दे रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। बस सर्किट के चार्जेस को उसने मूव करवाया तो हम बोल रहे हैं कि इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। अब ये जो प्लेट्स पर चार्ज जा रहा है उस इस प्लेट पर अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू होगा। यानी बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो इस प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी उतने इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर जाकर ऐड भी कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि बोथ प्लेट्स एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जब शुरू में प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। जैसे जैसे प्लेट्स पर चार्ज बढ़ना शुरू हो गया तो चार्ज के बढ़ने से प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। वी के पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स। तो जैसे जैसे प्लेट्स के ऊपर चार्ज ग्रो करेगा, चार्ज के ग्रो करने से प्लेट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दें तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, C यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम किसका नाम देते हैं? कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। ये अब सारे इससे फेमिलियर हैं। एक तो हम इसको डिफाइन यूं ही कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है, ये एबिलिटी भी इसको कहते हैं, ये इसको कैपेबिलिटी भी कहते हैं। एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि किसी भी कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर हम कैपेसिटेंस को फार्मूला से डिफाइन करें, सॉरी, C इक्वल टू क्यू बाई वी होगा ना, तो फार्मूला से इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बन जाएगी, द रेशियो ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज, इस फार्मूले से डिफाइन कर रहा हूँ। ये रेशियो ऑफ चार्ज होती है ऑन आइदर प्लेट, ratio of charge on either plate to the potential difference, to the potential difference between plates। इस बात को जरा समझें, ये जो Q चार्ज लिखा हुआ है ना, ये रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आइदर, किसी एक प्लेट का चार्ज है। ये जो Q चार्ज लिखा हुआ है किसी एक प्लेट पर चार्ज है, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। कैपेसिटर जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है। कैपेसिटर ऑलवेज न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस पर किसी भी वक्त निकालेंगे तो नेट चार्ज जीरो होगा। बैटरी नहीं लगी हुई तो फिर तो नेट चार्ज वैसे ही जीरो है ना, चार्ज नहीं हुआ हुआ। तो अगर बैटरी लगा दें तो फिर भी नेट चार्ज जीरो आएगा। उसकी वजह यह है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उन पर इक्वल एंड कौन से होते हैं? अपोजिट चार्ज होते हैं ना। तो जब नेट चार्ज कभी भी कैपेसिटर पर निकालेंगे तो कैपेसिटर हमेशा न्यूट्रल ही होगा। अगर चार्ज कैपेसिटर है फिर भी न्यूट्रल होगा, और अगर वो अनचार्ज कैपेसिटर है फिर तो वैसे ही क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसी मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, किसी एक प्लेट का चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन V क्या है? किसी एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं है, बल्कि इज अ पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दी प्लेट्स। ये वर्ड याद रखना है जब वर्डिंग में MCQ आएगा। तो चार्ज किसी एक प्लेट का लिखना है क्योंकि दोनों प्लेट्स का चार्ज तो जीरो आ रहा है। और दूसरी बात, V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान में आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम आगे फर्दर मूव करें तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं या SI यूनिट की बात कर लें तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। इसकी यूनिट जो बनती है वो फेरेड होती है। फेरेड क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए सिंबल में F मुझे कैपिटल लिखना चाहिए। चार्ज यूनिट कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट, इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट बनती है। फेरेड के बारे में पूछें तो ये बेसिकली वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो समटाइम ये भी MCQ आ रहा होता है कि ये जो यूनिट है तो ये फेरेड इसकी SI यूनिट, फेरेड SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, लेकिन ये वाली यूनिट जो है वो कोई मॉडरेट या स्मॉल यूनिट नहीं है, ये इसकी वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, अगर इस टाइप का आपसे कभी कोई MCQ पूछे। बाकी बच्चों एक बहुत कॉमन सी बात
कि अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज, ये जनरल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस if we double the voltage or potential difference between plates, if we double the voltage भी कह सकते हैं, या आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं बिटवीन प्लेट्स। ये तो आपको याद है, हम एफएससी में भी करते हैं क्वेश्चन। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें? सी हो गया बच्चे, 2C हो गया, ये C/2 होगा और ये 4C हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, C = Q/V होता है। ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। ठीक है, तो आपको पता है कि V का और Q और V का आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। उसने सवाल में किसको बोला है? V को डबल कर दें, तो आपने V को डबल कर दिया। जब V डबल करोगे तो Q भी तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि Q और V का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो सवाल उसका ये था कि V को डबल करें, बताएं Q पे क्या इफेक्ट होगा, सॉरी V को डबल करें C पे क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली इसने बात की है, कोई कंडीशन तो लगी नहीं हुई। कंडीशंस क्या होती हैं, वो जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी कोई कंडीशन तो नहीं है, बस उसने बोला वोल्टेज को डबल करें, तो बताएं सी पे क्या इफेक्ट होगा। हमें पता है वी को डबल करने से क्यू भी डबल हो जाएगा। तो जब क्यू डबल हो गया, टू टू से कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपकी आसानी के लिए नीचे लिख ही देता हूँ कि जो कैपेसिटेंस होती है ना, कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड ऑन, यानी कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। दो चीज़ें तो आपको अभी समझ आ गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना क्यों नहीं कर रही, वो आपको समझ आ गई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं करती तो फिर चार्ज पे भी नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए ना चार्ज के बढ़ने से वी भी तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये रेशियो है ना क्यू और वी की, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा, ये जो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वो नेचर ऑफ मेटल प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करेगी। इस बात का मतलब ये आपका एमसीक्यू ये आता है, उसने डिफरेंट नीचे प्लेट्स लिखी होती है, उसने लिखा था कि अगर प्लेट्स हम कॉपर के कैपेसिटर बनाएं, हम आयरन की प्लेट्स का कैपेसिटर बनाएं, हम सिल्वर वगैरह का कैपेसिटर बनाएं, तो बताएं किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर के लिए जरूरी है, कैपेसिटर के लिए जरूरी है कि दोनों प्लेट्स मेटेलिक प्लेट्स हों, लेकिन कौन सी मेटल हो इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। वो आप कॉपर की दोनों प्लेट्स रख लें, आयरन की रख लें, सिल्वर की रख लें, इससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, वो थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट्स है। कुछ बच्चे थिकनेस को एरिया समझ बैठते हैं, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट्स और होती है, एरिया कुछ और चीज है, वो भी एरिया की बात करते हैं। थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट्स, कि मेटल प्लेट्स कितनी थिक हैं, इनकी थिकनेस पे भी जो है वो कैपेसिटेंस बच्चों आप लोगों की डिपेंड नहीं करेगी। चार फैक्टर बहुत कॉमन से, इनके बारे में याद रखना है कि इन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगी। अब बच्चों हम क्योंकि जितनी भी बातें करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही बारे में करेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अभी हम पढ़ते हैं डिपेंड किस पे करती है ना फिर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ε0 A/d। ये वाला फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में क्या होगा, वैक्यूम या एयर होगी, यानी वैक्यूम या एयर हो, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो मैं इसके साथ छोटा सा सब स्क्रिप्ट में सी वैक्यूम लिख देता हूँ। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी किस पे, सेपरेशन पे। एरिया ऑफ प्लेट्स कैसे निकालते हैं कि आप लोगों ने इस प्लेट की जो आपका कोई भी प्लेट्स है ना, जिस तरह ये मोबाइल है ना, अगर हम लोगों ने इसके इस सरफेस का एरिया निकालना हो, ये एरिया लेना है ना, तो आप लोगों ने इसकी इस लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना, तो एरिया निकल आएगा। इसकी कितनी थिकनेस है, इसकी कितनी थिकनेस है, इधर ये वाली जो चीज है ना, इस पे तो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रही है। मैं कह रहा था इस थिकनेस का कैपेसिटेंस के साथ कोई लिंक नहीं है। कैपेसिटेंस के फार्मूले में जो एरिया आता है बेसिकली वो इसकी लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इसलिए अक्सर बच्चे वो थिकनेस को समझते हैं कि थिकनेस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वो थिकनेस को एरिया के साथ लिंक करते हैं। तो थिकनेस का एरिया के साथ कोई किसी तरह का तल्लक वगैरह नहीं है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी बात ये होगी कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम ε0 A/d होगी। ए इन प्लेट्स का एरिया ऑफ प्लेट्स, ये वैसे अब याद है, आप सबको याद है एरिया होता है, और डी जो है वो क्या है, प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ε0 तो आपको पता है वैक्यूम की प्रेजेंस को शो कर रहा है। अगर इसी फार्मूले को अब बच्चों हम किसी मीडियम के लिए लिखना चाहें, क्योंकि आपको याद है मैं इस पेज को इधर ही रख देता हूँ, तो अगर हम इसी फार्मूले को किसी मीडियम के लिए लिखना चाहें, अगर हम इनके दरम्यान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दें ना,
अगर हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों मैंने तो जब भी किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन देखे हैं मैंने इसी तरह के देखे हैं, मतलब क्वेश्चन इसी फार्मूले के आते हैं कैपेसिटर के ज्यादातर। वो कहता है अगर हम प्लेट्स का एरिया को इंक्रीज कर दें बताएं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, प्लेट्स के दरम्यान में सेपरेशन को कम कर दें एरिया इस पे क्या इफेक्ट होगा, आप जो मीडियम रख दें फिर इस पे क्या इफेक्ट होगा, या वो कहते हैं एरिया को डबल कर दें इसको हाफ कर दें फिर क्या इफेक्ट होगा, एरिया को डबल कर दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डबल कर दें फिर क्या इफेक्ट होगा। तो इसी तरह के ही ज्यादातर एमसीक्यू आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नजर आएंगे अभी तक जो आए हैं। अभी तक सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ज्यादातर आए हुए हैं, यही आपको बस पता होना चाहिए। और किस तरह के सवाल आए हुए, न्यूमेरिकल नहीं आए हुए, डबल और हाफ करने के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज को डबल कर दें इस चीज को हाफ कर दें तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो आप लोगों ने इस तरह माइंड में रखनी बात, ठीक होगी बात। अच्छा नेक्स्ट, ये तो हमें आइडिया हो गया इस फॉर्म में हो गया। अब थोड़ा सा ना फार्मूले की फॉर्म चेंज के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों ने सी वैक्यूम का क्या फार्मूला पढ़ा था, सी वैक्यूम का फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था ना। अब हम थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है के का जो फार्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको याद होगा। यहाँ से अगर बच्चों में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाऊं तो 1/4 पाई के हो जाएगा ना। इस फार्मूले की फॉर्म चेंज होकर यूं भी क्वेश्चन आते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई के, तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए ओवर ए, ये वाला हो गया, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 4 पाई के डी। तो ये भी कैपेसिटेंस का ही फार्मूला है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक जैसे फार्मूले हैं। तो दोनों जो है वो वैक्यूम में ही फार्मूले हैं। इस तरह मीडियम वाले फार्मूले को भी इस फॉर्म में लिख लो, फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिख सो ना 1/4 पाई के, तो ऊपर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए उसी तरह ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप लोगों ने क्या लिख देना 4 पाई के और साथ में डी हो जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा याद रखना है कि जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम सी मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं और सी वैक्यूम के लिए भी उस फार्मूले को इसके की फॉर्म में लिख सकते हैं। कि आपको समझ आ चुका है कि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या जिसे हम किसका नाम देते हैं कूलम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब बच्चों एक चीज आपको आइडिया हो चुकी होगी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो जब इधर दरमियान में इसमें मीडियम नहीं है इसमें मीडियम आया, तो इस मीडियम के आने से ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगी ना। तो ये आप सबको बात याद है कि जो सी मीडियम होता है वो आपका बच्चे ग्रेटर होगा किससे, सी वैक्यूम से ग्रेटर होगा। अच्छा तो अब हमें समझ आ गया सी मीडियम ग्रेटर होगा सी वैक्यूम से। एप्सिलॉन आर का जो फार्मूला बनेगा इसमें आपको पता है ऊपर ग्रेटर वैल्यू आती है और नीचे वैल्यू स्मॉल आएगी। इसके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में ना। न्यूमेरिकल क्या है कि 1 2 3 तीन चीजें हैं, कोई सी बच्चों आपको दो गिवन हो तो तीसरा जो पैरामीटर होगा उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बातें होगी जी, फैक्टर्स की बात करते हैं ऑफ कैपेसिटेंस कि सी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करती है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखा है ना, कि जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। दूसरी कैपेसिटेंस डिपेंड आपको नजर आ रहा है एरिया ऑफ प्लेट्स पे कर रही है, और हमने ये भी पढ़ा है कि कैपेसिटेंस का एरिया ऑफ प्लेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा। इसी तरह उसके बाद जो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। सी का आप लोगों ने पढ़ा सेपरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन। ये जो दो बातें हैं ना, एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, इनको डायमेंशंस ऑफ प्लेट्स भी कहते हैं। यानी इनको हम जो नाम दे रहे होते हैं वो डायमेंशन ऑफ प्लेट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये भी लफ्ज याद रखना। इसके बाद दो और फैक्टर मैं लिख रहा हूँ, वो है शेप ऑफ प्लेट्स। देखिए ना मैंने आपको बताया था ना कैपेसिटर बहुत सारे होते हैं ना, हम तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं ना। तो एक तो कैपेसिटेंस अगर प्लेट्स की शेप चेंज करें तो फिर भी कैपेसिटेंस चेंज होगी। अब यूं समझने की शेप चेंज होने से एरिया और सेपरेशन इफेक्ट हो सकती है ना। चलो इस सेपरेशन ना भी इफेक्ट हो तो शेप जब प्लेट्स की चेंज होगी उससे एरिया इफेक्ट होगा, एरिया इफेक्ट होगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, यूं भी बात समझ सकते हैं। या उसके अलावा एक और फैक्टर होता है ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट्स। ओरिएंटेशन वाली बात को मैं समझा देता हूँ कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट्स के चेंज होने से भी कैपेसिटेंस क्या होगी, चेंज हो रही होगी।
ये बस फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ये ओरिएंटेशन वाली बात को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बात समझ आ जाए। देखिए, आपने ये बताना है कि इन व्हिच केस कैपेसिटेंस इज़ मैक्सिमम। मैं डिफरेंट केस बनाता हूँ, उनमें से आप लोगों ने बताना है किस केस में जो कैपेसिटेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक बचुंगड़ो हम ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं। इन सारे कैपेसिटर में ना प्लेट्स का साइज सेम है, मुझसे छोटे बड़े बन रहे होते हैं, आप बराबर बनाइएगा। इन सब केसेस में जो प्लेट्स हैं उनका साइज सेम है। सेम इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस। तो ये जो बेसिकली बात हम करते हैं ना, एरिया ऑफ प्लेट्स कहते हैं, कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करती है। मैं अक्सर कहता होता हूँ वो जो एरिया ऑफ प्लेट्स होता है ना, वो प्लेट्स का असल में फेसिंग एरिया होता है। ये जो प्लेट्स हम कहते हैं कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, वो उसमें फेसिंग एरिया होता है। फेसिंग एरिया का मतलब इस प्लेट का कितना एरिया इसको फेस कर रहा है। जिसने इस केस में दोनों का टोटल एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ये वाला एरिया यूज होगा। लेकिन इस केस में हमें पता है कि इसका टोटल एरिया इसको फेस नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा एरिया फेस कर रहा है, तो ये वाला एरिया यूज होगा। इसमें बिल्कुल ये थोड़ा सा एरिया फेस कर रहा है, तो फेसिंग एरिया होता है जो लिखते हैं ना, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन एरिया। तो वो एरिया जो होता है वो कौन सा एरिया होगा, फेसिंग एरिया होता है उसमें। तो असल में क्या हो रहा है कि इन प्लेट्स की ओरिएंटेशन ही बदल रही है ना। पहले आप इधर रखी थी, फिर इधर रखी, फिर इसको यूं आप लोगों ने रोटेट कर दिया, तो इससे असल में क्या बदल रही है, ओरिएंटेशन बदल रही है। ओरिएंटेशन चेंज होने से क्या चेंज होता है, फेसिंग एरिया चेंज होता है, और उससे कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। तो सी मैक्सिमम पूछेगा तो ए ऑप्शन होगा, और अगर सी मिनिमम पूछेगा तो इस केस में ऑप्शन सी होगा।